देहरादून का ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना लोगों के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अप्रैल से खोलने की तैयारियां। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। सीएम धामी बोले, बाबा केदार ने झूठ का प्रचार करने वालों को नकारा। पीएम आवास योजना 2.0 प्रदेश में अपनी जमीन पर घर बनाने वालों को अब मिलेगा ज्यादा पैसा। उत्तराखंड को विशेष राहत देते हुए केंद्रीय अंश 1.50 लाख। 20,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना हुई थी लॉन्च। करोड़ों रुपए खर्च के बाद हरिद्वार में गंगा नदी अभी भी प्रदूषित। केदारनाथ उपचुनाव में जीत का जश्न। सीएम धामी बोले, बाबा केदारनाथ ने झूठ का प्रचार करने वाले लोगों को नकारा। वन भूमि का सर्वे और ब्यौरा डिजिटल तौर पर भी तैयार करने की कवायद। रिकॉर्ड के लिए बने एसओपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की और खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल सतपुली में निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि गौशाला का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है। निरीक्षण से मिली खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए, जिन्होंने दुरुस्त कर शीघ्र की गौशाला का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उसको भी बराबर करवाना है, जिससे पूरी होनी चाहिए। हाँ, ये किया ऐसा, अब वो नहीं होनी चाहिए, सफाई नहीं होती है। तो ये जो मालिक जानकारी चाहिए उसके हिसाब दे देंगे ना, लकड़ी का कुछ ऑफर बन जाए, लकड़ी का चौपड़ लग जाएंगे, किराए वाले लग। ये तो बिल्कुल अब तक पानी ही है, पानी के लिए बनाए। उसको भी बराबर करवाना है, जिससे पूरी होनी चाहिए आगे। हाँ, ये किया ऐसा, अब वो नहीं होनी चाहिए, सफाई नहीं होती है। तो ये जो मालिक जानकारी चाहिए उसके हिसाब दे देंगे ना। मैं गया था, थोड़ी बहुत कोई जैसे खोर होती है जो जिसमें चारा डालते हैं, वो थोड़ा गहरी बन गई, इस तरह मतलब वो किया। और पानी की प्रॉपर व्यवस्था के लिए मैंने निर्देश किए हैं और मैं समझता हूँ जल्दी हम वहाँ निराश्रित गौवंश को आसरा देंगे। और अच्छी बनी है, लगभग 300 गौवंश के लिए वो बनाया, भूसा स्टोर भी बनाया, कर्मचारी क्वार्टर भी बनाया। तो इसलिए अन्य जगह भी हम खोज रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ ज़मीनें खोज रहे हैं। तो इसलिए पूरे प्रदेश में गौशाला निर्माण का कार्य चल रहा है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की हल्की भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक दिल्ली की प्रदूषित हवा से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहाँ की स्वच्छ हवा का आनंद ले रहे हैं। नैनीताल हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की हल्की भीड़ पहुंचते ही से यहाँ के कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। यही पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कई जगह पोल्यूशन देखने को मिलेगा, कई एरियाज आपको अच्छे भी मिलेंगे पंजाब के, ठीक है। पर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ या हिमाचल की बात करूँ, यहाँ पे सबसे बेहतरीन हवा, सबसे बढ़िया क्वालिटी एयर, जो कि मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आएँ, अपना समय निकालें, इंजॉय करें, अपने माइंड को रिलैक्स दें, अपनी बॉडी को रिलैक्स दें। और यहाँ के जो नज़ारे आप देख सकते हैं, ये लेक आप देख सकते हैं, यहाँ के बोटिंग करें, फैमिली के साथ आएँ और यहाँ की जो शीतल हवा है उसका आनंद लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादा, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे जैसे कि लगता है कि भागम भाग हो रही है, अपना माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा वहाँ पे। यहाँ पे आके अपना माइंड रिलैक्स लगता है कि हाँ भाई हम अच्छी जगह आए, माइंड एकदम से रिलैक्सफुल होता है। पोल्यूशन की अगर बात की जाए, का फर्क है, मतलब वहाँ तो जो हम हवा भी ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, तो वो भी मतलब एक गंदी ले रहे हैं, मतलब जहरीली ऑक्सीजन ले रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा तो इस साल काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि वीकेंड में काफ़ी अच्छी भीड़ आ रही है। थोड़ा बाकी दिनों में थोड़ा हल्का फुल्का रह रहा है, लेकिन वीकेंड में सीजन से भी अच्छी भीड़ हो रही है इस बीच। और बाकी जो दिल्ली वगैरह में ये प्रदूषण का चल रहा है, इससे भी अधिकतर पर्यटक पहाड़ की ओर रुख करना पसंद कर रहे हैं और बीच पहाड़ों की ओर अच्छी रौनक है और वीकेंड में तो काफ़ी अच्छी भीड़ हो जा रही है। तो आज मैं इस सिटी में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब आके इतना रिलैक्सफुल मिल रहा है
एक तो मतलब आपने देखा होगा आज के टाइम पे पोल्यूशन हर जगह है। अगर हम दिल्ली की बात करें, लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित लालचंद वाला गांव में हर्ष फायरिंग करने का मामला सामने आया है। हर्ष फायरिंग में एक 9 साल के बच्चे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। खानपुर थाना पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। वहीं फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश भी की जा रही है। बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के लालचंद वाला गाँव में मुस्लिम समाज के एक परिवार में एक शादी समारोह चल रहा था। मड़े ही रस्म के दौरान देर रात डीजे पर नाच गाना चल रहा था। ऐसे दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग ने 9 वर्ष रिहान पुत्र वसीम को गोली लग गई। आनन फानन में तुरंत ही बच्चे को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सालय में उसे मृत घोषित कर दिया गया। घर ले गए, बल्कि डॉक्टर थे ना, डॉक्टर के ही लेके गए। उसने कहा दौरा हो रहा है, तो फिर घर ले गए। आ गए, घर ले गए, देखा गोली लग गई। फिर अस्पताल में ले गए भी लोग, तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया था उसने। तो फिर वो करा जी, पुलिस आई थी रात। गाड़ी जो में अवेयर वहाँ की हुआ, जो भी कुछ हुआ, हम तो सब घर थे। हमें बाद में किसी ने बताया, बच्चों ने आके, कि क्या नाम है तुम्हारा बच्चा वहाँ पड़ा बेहोश हुआ हुआ। फिर हम जब गए वहाँ पे देखा, फिर क्या देखा आपने वहाँ देखा बच्चा बेहोश पड़ा बिल्कुल गेट के पीछे। वन्य जीव व प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विवाह समारोह के लिए भी पसंदीदा जगह बन चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। वन्य जीव प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विवाह समारोह के लिए भी पसंदीदा जगह बन चुका है। अपने बेहतरीन वन्य जीवन और जैव विविधता के अलावा 200 से ज्यादा रिसोर्ट्स वाला ये नेशनल पार्क परिवारों को विवाह समारोह आयोजित करने के लिए कई विकल्प देता है। प्रकृति और हरियाली से घिरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के शांत माहौल में शादी करने पहुंचने वाले जोड़े एक दूसरे के लिए वचन लेते हैं। ये उनके विवाहित जीवन की बेहतर और हरित शुरुआत का प्रतीक है। बहुत अच्छा जंगल है और हमारा आपने रिजॉर्ट भी देखा होगा, वो भी पूरा मतलब एक जंगल के लुक में बना हुआ है प्रॉपर। काफी नेचर एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल है, एनिमल्स हैं, मतलब उससे बेस्ट चीज तो क्या ही हो सकती है। और इंस्टाग्राम पे काफी फेमस भी है सारी रील्स वगैरह, तो ब्राइड का भी बहुत मन था। बहुत अच्छा लग रहा है। और कॉर्बेट पार्क को हमने इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पे पूरे जंगल है, उसके बीच में रिजॉर्ट है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सारा कुछ बहुत अच्छा। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शादी समारोह में शामिल होने का एहसास खास है। ये उन्हें देश के सबसे मशहूर कुदरती भंडारों में से एक को देखने का मौका भी देता है। This beautiful wedding, and I'm very happy and so beautiful place, and we have been in safari today, so very good. You are enjoying Corbett National Park, Uttarakhand? Enjoying very much, beautiful place. ये तो वाकई बहुत ही उम्दा, मतलब बेमिसाल जगह है ये पूरे कॉर्बेट में। हम लोग इसके पहले लेबुआ में भी ठहरे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुपर चीज है। नदी किनारे, पार्क, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी। इन शादियों से इलाके की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। इससे वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर, कैटरर और फूल बेचने के काम से जुड़े लोगों का व्यवसाय भी है। साथ ही ये बहुत से लोगों को कुछ वक्त के लिए रोजगार भी देता है। रिजॉर्टों का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमें उम्मीद है सब फूल वाले यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने जो है कारोबार अपना कर रहे हैं, जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। अच्छी उम्मीद है
ये काम हो रहा है बढ़िया काम आ रहा है। वो होटलों का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। होटल में हमारा स्टेट हो गया, गेट हो गया, मेहंदी हो गई, मंडप हो गया, गैलरी बनानी, कुछ बनाना, जयमाला बनानी, गजरे वगैरह बनाने, कमरा सजाना, रूम सजाना, गाड़ी सजाना, सारा काम हमारा रहता है। अच्छा काम आ रहा है, बहुत बढ़िया काम। होटल कारोबारियों और रिसोर्ट मालिकों का कहना है कि कॉर्बेट अब शादी के लिए लोगों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। उनके मुताबिक बेहतर रोड कनेक्टिविटी से इसमें और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। मैं नॉर्थ इंडिया में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बात करूं तो जिम कॉर्बेट टॉप के 8 से 10 वेडिंग डेस्टिनेशन में काउंट हो रहा है। अच्छी शादियां हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स भी आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज की वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे जिम कॉर्बेट एक अच्छा नाम लेके उभर रहा है, तो जितनी लगन और जितनी शादियों पे क्वेरीज कॉर्बेट में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि रोड की कनेक्टिविटी होने के बाद में और अच्छी शादियां हम लोग यहाँ कर पाएंगे। कंपेयर टू द लास्ट टाइम जैसा अभी इस बार का है, काफ़ी अच्छा है और ऑलमोस्ट सारे के सारे रिसोर्ट में अच्छी चहल पहल है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि काफ़ी लोग बाहर से हमारे जो लाइक NRI जिनको बोलते हैं, NRI गेस्ट लाइक फॉरेन से भी हमारे यहाँ पे गेस्ट लोग आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हर कोई गेस्ट एंजॉय कर रहा है। हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक मार्च अप्रैल तक की वेडिंग हमारे पास वी आर फुल ऑफ सोल्ड आउट। रिसोर्ट मालिकों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इसकी वजह ये है कि उनके रिसोर्ट अगले साल मार्च तक शादी समारोह के लिए पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। भाजपा ने भारी बहुमत के साथ केदारनाथ की सीट पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5000 से अधिक वोटों से जीत हासिल कर इतिहास रचा है। वहीं कांग्रेस मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद केदारनाथ में भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी, लेकिन पहले राउंड की मतगणना से ही कांग्रेस को अपनी पायदान में आने तक का मौका नहीं मिला। देखें खास रिपोर्ट। केदारनाथ में एक बार फिर कमल खिला है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भाजपा की आशा को पूरा करते हुए 5000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर भाजपा में नई ऊर्जा का संचार किया है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद भाजपा की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तर्क है कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत केवल एक उपचुनाव में जीत नहीं, बल्कि विपक्ष की झूठ की राजनीति और भ्रामक प्रचार को जनता की ओर से स्पष्ट रूप से नकारे जाने का प्रमाण है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि तमाम मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में थे, बावजूद इसके कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इस पर मंथन किया जाएगा। बाबा केदार को प्रणाम करता हूँ और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे,
हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, बधाई देना चाहती हूँ आशा नौटियाल जी को, चुनाव जीती हैं और ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है कि हम लोग इस चुनाव को नहीं जीत पाए। हालांकि ये सीट पहले से ही भाजपा के पास थी और लगातार भाजपा इसको जीतते हुए आ रही थी, लेकिन एक माहौल था। हम केदारनाथ जब गए थे तो भाजपा के प्रति, मुख्यमंत्री धामी जी के प्रति, जो केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास दिल्ली हुआ, सोना चोरी की बात थी, जो यात्रा रूट डाइवर्ट करा, बहुत नाराजगी लोगों के बीच में थी। पर कहीं ना कहीं जो नाराजगी वाला वोट था वो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी को मिला। हम कहीं ना कहीं त्रिभुवन चौहान को आंकने में कम रह गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि उनको 2-2.5 हज़ार वोट मिलेगा और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा देगा, लेकिन 9,000 वोट जो उनको पड़ा वो सिर्फ कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, ये भाजपा के लिए भी एक चुनौती है। कि आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे कई मायने में खास हैं। आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर मिली जीत हार का असर देखने को मिलेगा। हालांकि हार का सामना करने के बाद कांग्रेस का कहना है कि हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि इस जीत ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। आने वाले चुनाव में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। देखिए, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि हर चुनाव की अपनी अलग एक समीकरण होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उनके मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनाव में पूरी विधानसभा की समग्रता में मुद्दे होते हैं, और निकाय चुनाव सीधे सीधे, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव जो हैं वो क्षेत्रीय जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे उनमें होते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि केदारनाथ के नतीजों का कोई भी असर निकाय चुनाव पर पड़ेगा। और निकाय चुनाव का इतना पीछे खिसकना और इतने देर बाद होना इस बात की वानगी है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई और हिली हुई है। निश्चित रूप से इससे जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा उपचुनाव में दुष्प्रचार करती रही, उनको मुंह की खानी पड़ी है, और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस में हताशा होगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति सहानुभूति रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को नई ऊर्जा मिलेगी और सत्य के साथ में जनता खड़ी है, तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार पूरे उत्तराखंड में होगा। जी देखिए, केदारनाथ के जो उपचुनाव थे तो जनता ने भाजपा को पुनः जो अभी बहुमत दिया, तो निश्चित तौर पे इसमें ये दिखता है कि पहाड़ के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को लेके उत्तराखंड क्रांति दल भी जनता के बीच में थी। हमने मूल निवास और भू कानून के जो हमारे मुद्दे हैं और पहाड़ के जो मूलभूत मुद्दे जिनसे जनता कहीं ना कहीं अभी भी 24 सालों के पश्चात महरूम है, उनको लेके हम जनता के बीच गए थे। तो हो सकता है जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ रहे हों या अपनी बात को ठीक से हम समझा ना पाए हों, इसलिए जनता ने जो है हम पर उतना प्यार नहीं दिखाया जितना अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के को प्यार दिया। तो कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे कई मायने में खास हैं। एक और जहां केदारनाथ की जनता ने भाजपा के भरोसे को जारी रखा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों पर भी मुहर लगाई है। हालांकि कांग्रेस के लिहाज से यह नतीजे निराशाजनक जरूर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इस हार क्या सबक लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत 12 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता B श्रेणी तक गिर गई है। इस गिरावट के मायने ये हैं कि गंगा जल को बिना ट्रीटमेंट के
पिया नहीं जा सकता। हालांकि गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 12 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता B श्रेणी तक गिर गई है। इस गिरावट के मायने ये हैं कि बिना ट्रीटमेंट के पानी को पिया नहीं जा सकता। हालांकि गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं है। अधिकारी इस गिरावट का कारण नदी में मानव मल और औद्योगिक कचरे को फेंकना मानते हैं। उनका मानना है कि इससे गंगा सफाई के काम पर बुरा असर पड़ रहा है और साथ ही जल भी प्रदूषित हो रहा है। अगर हम डेटा को देखें तो अगर मैं फीकल कोलीफॉर्म की बात करूं, माना फीकल कोलीफॉर्म की अधिकतम जो मात्रा है वो 500 MPN है, जो हमको मतलब जो मानक है निर्धारित के। और अगर हम अपने अनुश्रवण का डेटा देखें तो वैल्यू जो है वो 50 से लेकर 120 MPN प्रति 100 ml है। कहने का तात्पर्य है कि जो अनुश्रवण में जो मात्रा निकली है वो मानकों से काफी नीचे है। सो इस प्रकार से गंगा नदी की जो जल गुणवत्ता है वो B श्रेणी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा के पानी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है क्योंकि ये नीचे की ओर बहती है। ये देखते हुए कि परीक्षण आमतौर पर उन स्थानों के पास आयोजित किए जाते हैं जहां सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे प्रदूषक नदी में मिलते हैं। देखिए, सरकारी दावे अपनी जगह पे ठीक होंगे क्योंकि उन्होंने अधिकांश जगह जब भी कोई लोग डेटा लेते हैं, प्रदूषण के पानी की जांच करते हैं या उस स्थान पर करते हैं तुरंत जहां पर नदी में इन प्रदूषित नालों का पानी गिर रहा है। तो उसके आसपास के मैंने आपको कहा कि लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसका पानी पीने योग्य नहीं रहेगा और नहाने धोने योग्य भी नहीं रहेगा। और उसके बाद वो पानी धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाता है और उसको आप घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का B श्रेणी में गिरना प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। ये एक्शन पानी की गुणवत्ता में सुधार और सभी उपयोगों के लिए नदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।